इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जनाब, जंग के दौरान अमेरिका के आर्मी चीफ को फारिग कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा और इसका क्या मतलब है, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कल सुबह जो एक स्पीच की थी, कल यानी गुजरे हुए कल पे जो एक स्पीच की थी, और उसके बाद ईरान के अंदर क्या कुछ हो रहा है और उसके बाद ईरान अब क्या करने जा रहा है, इसकी डिटेल्स भी मैं वीलॉग में आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी एक बम गिरा है और उस बम का नाम है पेट्रोल बम। ये कल रात को जो कुछ हुआ है वो डिटेल्स मेरे ख्याल में सबसे पहले बात कर लीजिए। मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो हैं वो तो शायद पहले सो गए होंगे और जब वो सुबह उठे होंगे तो कुछ पता नहीं, हो सकता है मेरा वीलॉग ही अगर वो सबसे पहले देख रहे हुए, तो माजरत के साथ ये बुरी खबर मैं ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ख़बर ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया है। बाय द वे, मैं आपको एक दिन पहले ऑलरेडी अपने वीलॉग में बात कह चुका हुआ था कि मेरे पास जो खबरें आ रही हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मैंने ये भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अल्लाह करे मेरी खबर गलत साबित हो, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। हुकूमत ने जनाब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मरतबा जो कीमतें बढ़ाई गई तो पेट्रोलियम के जो वज़ीर हैं वो आए, अली परवेज़ मलिक, और उनके साथ वज़ीर ख़जाना थे। उन दोनों ने मिलकर जो है वो मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कीमतों का इजाफा किया। जब कीमतें नहीं बढ़ानी थी तो शहबाज शरीफ साहब खुद आते थे, वज़ीर आज़म खुद आते थे और आके कहते थे कि जनाब कीमतें नहीं बढ़ा रहे। लेकिन जब बुरी खबर सुनाने की बारी आई तो उसके अंदर जो है वो खुद तशरीफ़ ले, वज़ीर आज़म खुद तशरीफ़ नहीं लाए और वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना को जो है वो आगे कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में जनाब इकट्ठे 137 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। 137 रुपये, अंदाज़ा कीजिए आप। और इसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है 458 रुपये 41 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। और इसके बाद डीजल की नई कीमत जो है वो 520 रुपये 35 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। 520 रुपये का डीजल। अब ठीक है, पेट्रोल जो है वो तो ज़ाहिर बात है आम लोग जो है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनको तो इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी ट्रांसपोर्ट यानी कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है। आपके किसानों के लिए डीजल वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर्स वगैरह के अंदर। और मतलब इसका बेपनाह इजाफा जो है वो अब आपको आने वाली कीमतों के अंदर भी नज़र आएगा। जो डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स होंगी, आप देखिएगा महंगाई का एक तूफ़ान लेकर आएगा। ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले जब ये जंग शुरू हुई है उससे पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हो गए थे, क्योंकि उस वक्त जो है वो स्टेट बैंक को ये लगता था कि जनाब इन्फ्लेशन को आपने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन सिर्फ इस एक महीने के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन का जो है वो इजाफा होना शुरू हो चुका है। अब ये जो इजाफा हुआ है, मुझे नहीं याद पड़ता, मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ता कि कभी पेट्रोल की कीमत में इकट्ठे 137 रुपये का इजाफा हुआ। हाँ, ये हकीकत है कि ईद आई थी, ईद के मौके के ऊपर उसके बाद अगला जो हफ्ता गुजरा, जो पिछला हफ्ता गुजर चुका है, उसके अंदर भी हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी, जो कि मैं समझ रहा था कि वो बढ़ा देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं जिस तरह ऊपर जा रही थी तो उनका ऑटोमेटिकली बनता था। लेकिन वो जो 2 हफ्ते आपने नहीं बढ़ाए तो उसका इकट्ठा ही एक झटका आया है। और मतलब इसको मैं कहूँ कि 137 वोट का झटका आया है जो लोगों को आके लगा है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली हुकूमत इसके ऊपर क्या कहेगी, हुकूमत ये कहेगी जनाब जंग की सूरत हाल है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, हम इस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता था, करने को तो मेरी नज़र में बहुत कुछ किया जा सकता था। लॉकडाउन की जो है वो एक ऑप्शन डिस्कस की जा रही थी, वो ऑप्शन अब कहीं ख़त्म हो गई है। और मेरी इतलात के मुताबिक कि इसके ऊपर जो सूबे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया। जब उनके साथ मुलाकातें हुई हैं तो सूबों ने इसको बहुत रेजिस्ट किया कि नहीं जी, लॉकडाउन मत लगाइएगा, आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों को पास ऑन कर दें। ये मैं आपको बड़ा मुसद्दका इतलात ये आपको बता रहा हूँ कि सूबों ने जाके अंदर जो मीटिंग हुई है, मीटिंग रूम के अंदर जाके कहा कि जनाब आपने जो कीमतें बढ़नी है वो जाके इसको पास ऑन कर दें, लेकिन लॉकडाउन की तरफ मत जाइएगा। मेरा तो ये मानना है कि इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है, ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हो गई हैं, इसमें आपको लॉकडाउन भी लगाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूं कि अब जो है वो लोगों का पहले तो मतलब सबसे ज़्यादा मिसाल के तौर पे जो इसमें इंडस्ट्री सफ़र करेंगी, आपकी टूरिज़्म की इंडस्ट्री बहुत सफ़र करेगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है जिसने अब यहाँ से पहाड़ों की तरफ जाना होगा या किसी सैर सपाटे के लिए जाना होगा, वो उसके तो प्रोग्राम कैंसिल, उन्हें कहना है। और शेर ऑफ द मरवत जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वही वाला काम हो गया। और अब तो लोग मतलब अपने लेजर के लिए कहीं पे पार्क में जाने के लिए, इधर जाने के लिए 100 दफ़ा सोचेंगे बैठ के कि हम जाएं तो जाए किस तरह। लेकिन दूसरी बात यह है कि भाई आपके पास मैकेनिज्म आपने क्या बनाया। मैकेनिज्म जनाब इन्होंने ये बनाया है कि हर माह 20 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो है
मोटरसाइकिल सवारों के लिए 100 रुपए तक की फी लीटर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 20 लीटर के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर भी फी लीटर 100 रुपए तक की जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। और ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किरायों को मैनेज किया जा सके, बट दैट इज नॉट इनफ। इससे काम नहीं चलना। इससे मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि एक महंगाई का तूफान जो है वो आपका इंतजार कर रहा है, और अब आप आने वाली चीज़ों को देखिएगा कि उनको आग किस तरह लगती है। दूसरी बात ये कि देखिए, लोगों को तकलीफ इस बात की होती है कि जहाँ पे एक आप 10-10, 11-11 अरब रुपए के जहाज़ खरीद रहे हो और अवाम यहाँ पे बैठ के जो है वो 500-500 रुपये का डीजल खरीद रहे हैं, 500 रुपये का, या ये कितने इसकी 520 रुपये का डीजल खरीद रहे हैं, तो वो तो कहेंगे ना कि यार आप अपनी शाखर्चियाँ तो देखें। उसके बाद जब वो आपके अपने हुक्मरानों को देखेंगे कि जनाब वो 25-25, 30-30 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो फिर वो सवाल तो करेंगे कि भाई आप लोग अपनी शाखर्चियाँ तो बंद करें। सो यहाँ पे सादगी जो है वो ठीक है। आपने जनाब कहा जी हाई ऑक्टेन जो है वो उसको हमने महंगा कर दिया है, हाई ऑक्टेन लोगों की पहुंच से दूर हो गया है, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ। ये आपको इससे बहुत, आपको इमरजेंसी, इस वक्त पेट्रोल के हवाले से कोई इमरजेंसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, कर रहे हैं, बल्कि आप करना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं आप। और इससे कहानी नहीं बननी, आपको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है इस बात का। और मैं एक और जगह पे मैं देख रहा था जनाब, दुकानें जो है वो 10 बजे बंद कराने के ऊपर दुकानदार जो है वो सरापा एहतजाज है। किस बात के भाई? आपको आइडिया है इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है? और बराए मेहरबानी ये पॉलिटिक्स करने का भी टाइम नहीं है कि इसके ऊपर बैठ के हल निकालने की जरूरत है इस वक्त। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है ये कि भाई, कि ये जो तकलीफ पाकिस्तानी अवाम उठा रही है, ये जो आपको इस वक्त तकलीफ हो रही है, ये क्यों हो रही है? डोनाल्ड ट्रंप के पंगे की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप अगर ये जंग शुरू ना करता, ईरान के साथ ये जंग शुरू ना करता, ये सूरत हाल होनी थी। ये हम इसका सफर कर रहे हैं। हम क्या करें? वो जो आप लोगों ने उसे नोबेल इनाम देना था, या जो भी आप उसकी तारीफें कर रहे थे, या वो हमारी तारीफें कर रहा था, भाईजान हम उसका क्या करें? एंड ऑफ द डे जब लोगों ने बैठ के अपना बिल इकट्ठा करना है, जब उन्होंने अपना घर के खर्चे बनाने हैं, तो उसमें तो मतलब जब उसका प्लस माइनस होगा और फी घर जो है वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पेट्रोल और डीजल की, और ये मुझे नहीं पता, सारी बात है तो हर बंदे घर की अपनी एक कैलकुलेशन है कि उनका ट्रेवलिंग टाइम जो है वो कितना होता है या कितना पेट्रोल खर्च होगा। वो एंड पे जाके जब उसको तकलीफ होगी क्या भाई ने अगे ना ए लिख दे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम दिता जाए। इस बात के ऊपर दें नोबेल इनाम? ये हमें पूरे पाकिस्तान को इस तकलीफ में पहुंचाने पर नोबेल इनाम दिया जाए। सो ये जस्टिफाई नहीं होता, ये किसी सूरत जस्टिफाई नहीं हो सकता। आज जाके अगर आप माइक पकड़ के जो है वो पेट्रोल पंपों पे जाके खड़े होंगे, लोगों की कहानियां सुनने वाली होंगी जो अल्फाज वो इस्तेमाल करेंगे इस हुकूमत के खिलाफ। और दूसरी बात, मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी मैंने ये बात की थी कि सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं, सूबाई हुकूमतों को भी इसका बोझ उठाना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं चल सकता। इस तरह तो लोगों के सिर्फ बजट नहीं, लोगों के लिए तबाही है। ये 500 रुपए से ऊपर का जो डीजल है, और पेट्रोल को जिस तरह की एक आग लगी, 458 रुपए का पेट्रोल। और दूसरी बात यह कि आपकी जो ईवी के हवाले से पॉलिसी थी, आपको उसको जल्द अज जल्द उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। लोगों के लिए इस वक्त ईवी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिन लोगों ने ईवी गाड़ियां ली हुई हैं उनसे जाके पूछे, वो उनको फील ही कुछ नहीं हो रहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ गई। क्योंकि जाहिर बात, और जिनके घरों पे सोलर लगे हुए हैं वो सोलर के जरिए अपनी गाड़ियों को चार्ज कर रहे हैं, वो कहते हैं जनाब सानू तो फर्क नहीं पैदा, साढ़े लो 1000 रुपये लीटर कर दो, सानू की फर्क पैदा, हमारा पेट्रोल से क्या लेना देना। इसके अलावा सिर्फ कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती, बल्कि नेशनल हाईवे ने जनाब कौमी शाहराहों और मोटरवेज के ऊपर जो आए टोल टैक्स है उसमें भी जनाब रवां साल में दूसरी दफ़ा इजाफा कर दिया है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक जनाब M1, M3, M4, M5, M14, E35 के ऊपर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली M1 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स जो है वो 700 रुपये कर दिया गया है। लाहौर से अब्दुल हकीम जाने वाली M3 के ऊपर कार के लिए टोल टैक्स 800 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। पिंडी भटियां से फैसलाबाद और मुल्तान जाने वाली M4 पर कार के लिए टोल टैक्स जो है 1050 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया गया है। मुल्तान से सक्कर जाने वाली M5 पर कार का टोल टैक्स 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। DI खान था हकला मोटरवे M14 पर मोटर कार का टोल टैक्स 650 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया। मतलब पहले ट्रेवलिंग महंगी, ऊपर से टोल टैक्स का भी जो है एक दूसरा झटका जो है वो हुकूमत की जानिब से लगा दिया गया है।
इसके साथ साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जनाब डिजिटल मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसा बनाने वालों पर भी इनकम टैक्स आयद करने का फैसला किया। मतलब यूट्यूबर्स, जिस तरह हमारा एक यूट्यूब चैनल है या डिजिटल मीडिया के ऊपर जो लोग काम करते हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मतलब ये फैसला कर लिया गया है। और एफबीआर ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए टैक्स वसूली का नया तरीकाकार वज़ा किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोशल मीडिया से होने वाली आमदनी के ऊपर टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शक 99C के तहत लागू किया जाएगा। इस नए कानून के तहत पाकिस्तान में देखे जाने वाले सोशल मीडिया मवाद से हासिल होने वाली रकम को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि वो गैर रिहायशी अफराद यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर के जरिए आमदनी हासिल कर रहे हैं, वो भी इस टैक्स को अदा करने के पाबंद होंगे। एक माली साल में अपनी अपलोड की गई वीडियोज़ पर 50,000 व्यूज़ हासिल करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बाकायदा कारोबार तस्वुर किया जाएगा, जबकि 6 माही बुनियाद पर 12,500 व्यूज़ रखने वाले अकाउंट्स भी टैक्स नेट के अंदर शामिल होंगे। मुजवज़ा तरीकाकार के तहत यूट्यूब पर 1000 व्यूज़ के ऊपर 195 रुपये आमदन फ़र्ज की जाएगी और जिस पर मुतल्लिका स्लैब के मुताबिक टैक्स वसूल होगा। एफबीआर ने सोशल मीडिया के मुतल्लिकीन और तकनीकी माहिरीन से 1 हफ्ते के अंदर तजावीज़ और एतराज़ात जो है वो तलब कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर बड़ा सिंपल अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। इसकी वजह ये कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल जो है वो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो हमारा चैनल है। सो मेरा वैसे ही एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि मैं इसके ऊपर जो है वो मैं एतराज़ करूँ या मैं कहूँ कि जनाब ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था। ये अगर हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि हमसे टैक्स लिया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर। मैं बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कहूँगा, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी है कि मैं अपने मतलब यूट्यूब चैनल भी हो और मैं उन्हें जनाब बाकी पूरे पाकिस्तान को टैक्स लो, साढ़े को टैक्स ना लेना। नहीं जनाब, बिल्कुल जो अगर गवर्नमेंट ने फैसला किया है इस सेक्टर से टैक्स लेना है, बिल्कुल सर तस्लीम खां। हम जब दूसरों को कहते हैं, हम चाहे दुकानदारों हों, फैक्ट्री मालकान हों, कारोबार करने वाले दीगर अफराद हो, जब हम उनके बारे में कहते हैं जनाब टैक्स दें, तो मैं नहीं समझता कि किस बुनियाद के ऊपर जो है वो हम ये कहें जनाब हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, बाकी सारे सेक्टरों से ले लो, हम नहीं टैक्स देंगे। मुझे अगर माज़रत मुझे नहीं पता, मैंने बाकी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को मैंने नहीं देखा कि उन्होंने इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मैं सिर्फ अपनी कम से कम बात कर रहा हूँ। आई हैव नो इशू विद दैट। अगर हम टैक्स नेट के अंदर आते हैं और अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सबसे टैक्स लेना, तो हम भी देंगे, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। इसके अलावा जनाब जो दूसरी एक सबसे बड़ी खबर आई है, ये कल रात को ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि अमेरिका ने जनाब अपना आर्मी चीफ फारिग कर दिया है। रातों रात बैठे बिठाए आर्मी चीफ को जो है वो फारिग कर दिया गया। और ऐसे मौके के ऊपर जब आपका मुल्क जो है वो हालत जंग में है और जंग के दौरान आप अपने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फारिग कर दें। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज, उन्हें जनाब मुस्ताफ़ी होने के लिए कह दिया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे उन्हें मुस्ताफ़ी होने का कहा और उन्होंने कहा जी आप फौरी रिटायरमेंट ले लें। अब ये 2-4 चीज़ें सिग्निफाई करती हैं। एक तो ज़ाहिरी बात है, ये पिछले कई दिनों से बातें चल रही थी कि उनके मुशीर वो सारे उनको ये कह रहे थे कि जनाब आप जो है वो इस जंग में से अब निकल आएँ, अपनी फतह डिक्लेयर करें और आप निकल आएँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल सुबह जो बेसिकली खिताब किया उसके अंदर उनके कोई ऐसे जो है वो तासुरात नहीं लग रहे थे कि वो इस जंग से जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो उसका जो है वो इससे नज़र आता है कि जो मुल्क का आर्मी चीफ था वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था डोनाल्ड ट्रंप से और इसीलिए उसको कह दिया गया कि जनाब आप तो फारिग होना यहाँ से, आपकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब आम तौर पे, ख़ास तौर पे, बल्कि आम तौर पे नहीं ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान के अंदर हों और आप जानते हैं कि यहाँ पे पिछले 30, 40, 50 साल की अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो आर्मी चीफ्स की रिटायरमेंट्स, आर्मी चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी एक बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट रहा है पाकिस्तान में। इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो शेप होती रही हैं। लेकिन अमेरिका में अलबत्ता ये सूरत हाल नहीं रही है। लेकिन इसके बावजूद एक जंग के दौरान जब आपका मुल्क हालत जंग में है, आपकी फ़ौजें, आपकी फ़िज़ाइया, आपके नेवी, ये सब के सब एक्चुअली इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर जो है वो ट्रूप बिल्डअप कर रहे हैं। इस मौके के ऊपर मुल्क के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फारिग कर देना क्या सिग्नल देता है? और दूसरी बात यह कि ये जो ग्राउंड के ऊपर ट्रूप्स होंगे, जो बटालियंस, जो कंपनीज वहाँ पे मौजूद होंगी, वो इस वक्त किस सोच में होंगी कि बैठे बिठाए हमारा मतलब आर्मी चीफ जो है उसको फारिग कर दिया गया। इससे ये पता लगता है कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो अमेरिका के अंदर कितनी बढ़ रही है, क्योंकि जो इन्होंने प्लान किया हुआ था वो प्लान बिल्कुल नाकाम हो रहा है और उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर अब ये गलतियों के ऊपर गलतियां करते जा रहे हैं और अपना मुल्क का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ भी जो है वो फारिग कर दिया है। सिर्फ ये नहीं, बल्कि मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये जो जनरल रैंडी जॉर्ज हैं,
ये इससे कबल कई दहाइयों की खिदमात के बाद बाइडन इंतजामिया के दौरान 2021-2022 तक सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर फौजी मावन के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। एक कैरियर इन्फेंट्री ऑफिसर और वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट, जॉर्ज ने सबसे पहली खलीजी जंग और हालिया वक्तों में इराक और अफगानिस्तान के तनाज़ात में खिदमात अंजाम दी। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की मुद्दत आमतौर पर 4 साल की होती है। जॉर्ज को सदर जो बाइडन ने इस ओहदे के लिए नामजद किया था और 2023 में सेनेट ने इसकी तस्दीक की थी, यानी वो 2027 तक इस ओहदे के ऊपर फाइज रहने के मजाज थे। तो यानी 1 साल पहले ही जो है उनको अपने ओहदे से फारिग कर दिया गया। आर्मी के मौजूदा वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर लॉनियो, जो पहले हेग्जिट के फौजी मावन थे, को मुमकिन तौर पर मुतबादिल समझा जाएगा। इससे कबल वो 2022 से 2023 तक फौज के 82वें एयरबोर्न डिवीजन के कमांडिंग जनरल के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आर्मी की वेबसाइट पर उनकी स्वान उम्री के मुताबिक जॉर्ज ने 1988 में वेस्ट पॉइंट से इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पे अपना कमीशन हासिल किया था। ये एक डेवलपमेंट जनाब बड़ी हैरानकुन है और इससे पता लगता है कि कहानी जड़ी है ना वो ठीक तरह नहीं चल रही। फिल्म जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल जो है वो डेवलप हो गई है कि मुल्क के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फारिग किया गया। लेकिन सिर्फ एक शख्सियत नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी जो है वो ओहदे से अपने हटा दिया है। मतलब मुल्क के अटॉर्नी जनरल को भी जो है वो उड़ा दिया गया है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता चंद दिनों से पैम को ओहदे से हटाने पर गौर कर रहे थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि पैम एक अजीम अमरीकी मुहिब वतन और एक वफादार दोस्त हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 1 साल में मेरे अटॉर्नी जनरल के तौर पर वफादारी के साथ खिदमात अंजाम दी। हम पैम को पसंद करते हैं और वो प्राइवेट सेक्टर में एक इंतहाई ज़रूरी और अहम नई जॉब की तरफ तब्दील हो रही है, जिसका ऐलान मुस्तकबिल करीब में किया जाएगा। और हमारे डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एक बहुत ही बासलाहियत और काबिल एहतराम कानूनी जहन टॉड ब्लांच कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम करेंगे। अच्छा, मुझे वैसे ये लगता है कि मेरे ख्याल में इनको भी आइडिया हो गया होगा अटॉर्नी जनरल कौन होता है। अटॉर्नी जनरल बेसिकली आपका जो हुकूमत होती है उसका सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, जो बेसिकली हुकूमत के केसेस जो भी होते हैं, हुकूमत के मतलब हुकूमत ने किसी के किए हों या हुकूमत के ऊपर किसी ने किए हों, तो हुकूमत की नुमाइंदगी करता है वहाँ पे, या करती है, इस मामले में करती है। तो मेरे ख्याल में उनको पहले इस बात का आइडिया होगा कि जिन्हें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पंगे ले लिए है ना, ऐसा तो बेहतर है कि चुप करके निकल जाओ इससे पहले कि इसके ऊपर, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना व्हेन द शिप इज़ ड्राउनिंग इज सिंकिंग, तो फिर चूहे जो है ना वो सबसे पहले निकलते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में यही सूरत हाल है। और मुझे तो लगता है ये जो इनका आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है वो भी शुक्र कहता हूँ जी, बड़ी मेहरबानी तुझे मैंने फारिग करता, मैं इस गंदगी से मैं दूर ही रहना चाहूँगा। लेकिन साथ ही साथ जो फ्रस्ट्रेशन अब शुरू हो रही है, ये एक मंजर देखिएगा, ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कल जो है वो ट्वीट किया गया और इसके अंदर ईरान का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ब्रिज जो है उसको धमाके से उड़ा दिया गया। ये उसके मनाजिर आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली ये वीडियो जो है वो शेयर की है कि ये ईरान का सबसे बड़ा, सबसे लंबा ये ब्रिज था जिसे कल धमाके से जो है उड़ा दिया गया। मैं कई दफ़ा आपसे बात कह चुका हूँ कि जंगों के अंदर आम तौर पे इस किस्म की जो इंस्टॉलेशंस होती है उनके ऊपर बमबारी नहीं की जाती, जिसमें ब्रिजेस भी शामिल होते हैं, क्योंकि ये मवासलात का निज़ाम होता है। इसके ज़रिए आप बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह का ट्रैवल टाइम होता है। और मुझे ये पता लगा, हमने जब चेक किया, इस ब्रिज के बनने से जो रास्ता था, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, वो तकरीबन 1 घंटे का था। इस ब्रिज के बनने की वजह से वो रास्ता 10 मिनट का बन गया था, यानी 50 मिनट का रास्ता जो है वो कम हो गया था इस ब्रिज के बनने से। उसे धमाके से उड़ा दिया गया। ये उसकी एक और तस्वीर है जो उस ब्रिज को उड़ाने के बाद, इससे आप देख सकते हैं कि धुएं के कितने खौफनाक बादल जो हैं वहाँ से उठ रहे हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये खारिज का ये B1 ब्रिज इसको कहते हैं। और जब ये एक्चुअली धमाके से उड़ाया गया तो इसके नतीजे में 8 शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं और 95 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं इस ब्रिज को उड़ाने की वजह से। साथ ही साथ ये उस ब्रिज की आज से चंद माह पहले की एक डॉक्यूमेंट्री है कि जब इस ब्रिज के हवाले से जो है वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी कि ये ब्रिज कितना इंपॉर्टेंट है और ईरानी जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कितना कमाल किया है। और ये बड़ी इस पर हाई इन्वेस्टमेंट जो है वो लगी हुई थी। ये टॉलेस्ट ब्रिज इन द मिडल ईस्ट, सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो कहलाया जाता है मिडल ईस्ट का। ईरान का सबसे बड़ा ये ब्रिज था और इसको जो है वो धमाके से उड़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि ईरान की जानिब से जो है वो ये खबर भी अब सामने आई है कि उन्होंने ब्रिजों की एक पूरी लिस्ट जो है वो जारी की है कि जनाब आपने हमारा ब्रिज तो उड़ा दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब फारस न्यूज़ एजेंसी ने कहा है जी कुवैत, सऊदी अरब, अबू ज़ैबी और उर्दन में मुतअद्दिद पुलों को अब ईरानी फ़ौजी कार्रवाइयों के मुमकिन अहदाफ के तौर पर जो है निशानदेही की गई है। फ़ौजी कार्रवाइयों के मुमकिन अहदाफ में शेख जाबर अल हमद अल सबा पुल, किंग फहद कॉजवे, शेख जैद पुल, अल मुक्ता
पुल, शाह हुसैन पुल, दामिया पुल, शेख खलीफा पुल, अब्दून पुल, ये लिस्ट जो है वो बाकायदा जारी की गई है कि आपने हमारा पुल तो उड़ा दिया, अब आप अपना इंतज़ार कीजिए और देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम शुरू किया था, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तानियों को इस पेट्रोल और डीजल की तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों से लग रहा है कि मज़ीद आगे जाने लगी है। मैं नहीं समझता कि मुझे अभी हालिया मुस्तकबिल के अंदर जो है कोई मुझे इसमें रिलैक्सेशन नज़र आ रही हो, या मैं ये कहूँ आई एम सॉरी टू से दिस, आई नो आई एम द मैसेंजर ऑफ बैड न्यूज़, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें ये 450 और 520 के जो लेवल के आसपास आई हुई हैं, ये इससे कोई अनकरीब जो है वो कोई नीचे आने का कोई चांस है। सो आपको इस मौके के ऊपर जो है यू नीड टू टाइटन योर बेल्ट्स, यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आपको अपनी सेविंग्स का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, अपने फजूल खर्चे जो है वो ख़त्म करने पड़ेंगे। मैं कई दफ़ा, वैसे आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट और ना मैं कोई इस बारे में बता सकता हूँ, लेकिन हाँ माजी में अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, इसलिए इस बात का आइडिया है कि अपने ख़र्चों को जो है ना अब आपको बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। और बराए मेहरबानी एक छोटी सी सिर्फ तजवीज़ एंड के ऊपर मैं देना चाहूँगा, ख़र्चे कहीं से भी कम कर लीजिएगा, कहीं से भी कम कर लीजिएगा, चाहे वो प्लेजर हो, लेजर हो, बाहर सैर सपाटे हों, खाना पीना हो बाहर का, कुछ भी हो, कहीं से भी आपने कट डाउन करना है, कुछ भी हो। पढ़ाई बच्चों की जो है उसके ऊपर कोई ख़र्चा कम मत कीजिएगा, ये मेरा ईमान है। मैंने अपनी ज़िंदगी हमेशा इसी तरह गुजारी है कि मैंने मुश्किल वक्त के अंदर अपनी तमाम तर जो लेजर्स थे उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ज़हन में रहा कि मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो बराए मेहरबानी जब भी अपने हिसाब किताब बनाइए, हर चीज़ में से पैसे काट लीजिएगा, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।